उस्मा या अज़मा, ये तो आज जरा क्लियर करें ना जी, एंकर्स को खास तौर पे और लिखने वालों को और बोलने वालों को। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो ज़रूर एक मिस्ट्री रहती है, जो मुझे अब तो इतना यूज्ड टू हो गई हूँ मैं कि अब मैं ठीक ही नहीं कराती। शुरू में मुझे होता था कि यार मेरा नाम गलत ले रहे हो यार, मतलब मेरा नाम सही लो, बट अब वो इतना उर्फ आम में गलत हो चुका है कि अब मैं कहती हूँ चलो गल ठीक है यार, समझ आ गई ना, मैं ही और कोई नहीं। मेरा नाम बेसिकली अज़मा है और रखा उज़मा गया था, बट मेरे वालिद साहब के एक चचा जो थे उनको न्यूमरोलॉजी पे बहुत वो था। सो उन्होंने मेरे बचपन में जो है वो ये कहा था कि इसका नाम उर्दू में अलिफ से और इंग्लिश में ए से होना चाहिए। तो मेरी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिशियल होती है वो सब ए से है। सो ये मतलब मेरा ऑफिशियल नाम अज़मा है, बट लोग उज़मा भी कहते हैं, तो मैं कहती हूँ डोंट माइंड। लेकिन मीनिंग्स तो चेंज हो गए ना। हाँ यस, मीनिंग थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन अज़मा और उज़मा को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि उज़मा ज़रा ज़्यादा एक फ्रीक्वेंटली लिया जाने वाला नाम है, बड़ा नोन नाम है। ये हम कह सकते हैं कि उज़मा का फ़र्क है। हाँ, सब घर में क्या कह के बुलाते हैं? अज़मा। अज़मा कह के बुलाते हैं। अज़मा। अकरम चौधरी साहब जो है मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बात की जाए तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और अज़मा बुखारी, जरा कंपैरिजन कर दें तीनों। नहीं, माफ कर दो मुझे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लें इनसे शुरू में। जी सर। देखें, एक तो कंपैरिजन बनता नहीं है, उसकी वजह यह है लीडरशिप का विजन होता है। जो स्पोक्स पर्सन होता है या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होता है वो अपनी लीडरशिप के विजन को आगे बढ़ाता है। True. तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें इस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान ने वही कहना था जो उनका लीडर उनसे चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो जवाबात है वो डिप्लोमेटिक है। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, आपने कंपैरिजन सही ड्रॉ नहीं किया। ये रियलिस्टिक हैं। ये अपने लीडर के विजन को आगे बढ़ाएंगी, जिस सोफिस्टिकेशन की वो तवक्को करेंगी ये उसी को लेके चलेंगी। जिस सोफिस्टिकेशन का जो मयार उनके लीडर ने उनके लिए तय किया था वो उसको लेके चलते थे। ये मेरा ख्याल है कि स्पोक्स पर्सन फेस होता है किसी भी सियासी सरबराह का या सियासी जमात का, और मैं समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारियां अपने मयार के मुताबिक पेश कर रही हैं। तो इसमें मयार की बात कर रही है, मयार जो है वो तो फिर आपने लीडर की हर चीज को फॉलो करना होता है। अगर वो झूठ बोल रहा है फिर झूठ भी बोलना पड़ता है, सच बोल रहा है सच भी बोलना पड़ता है। तो सीएम साहबा की ड्रेसिंग को फॉलो करती हैं, उनके बनाओ सिंगार को फॉलो करती हैं या कभी? देखो, पहली तो बात यह है कि मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ कि इस 4-4.5 महीने की हुकूमत में मेरी सीएम ने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला या ऐसा कोई झूठ पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा वो किया। जिन इनिशिएटिव्स का उन्होंने नाम लिया वो किताबों में फाइलों में नहीं थे, वो आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है उनको फॉलो करने की, देखिए एक तो ये हम ख़वातीन बेहतर बता सकती हैं, आपको पता नहीं, सवाल आपने औरतों वाला पूछ लिया है आप बंदे, मैं इसको बता देती हूँ कि ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं सीएम बिल्कुल। और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया है सीएम बनने के बाद। वो अल्लाह का शुक्र है, एक साहिब इस्तात फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, ज़िंदगी की हर आसाइश उनके पास मौजूद है। लेकिन जब से वो सीएम बनी है उन्होंने अपनी ड्रेसिंग से लेकर हर चीज़ को बहुत वो थोड़ा उसको मेलो डाउन कर दिया है। वो बहुत नॉर्मल, आम, सादे, लॉन के कपड़े, बहुत मिनिमम मेकअप, जितना मिनिमम किया जा सकता है तो वो उसको फॉलो करती हैं। और मुझे भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मेकअप करने का शौक नहीं है, तो मैं भी एक सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ऑफ कोर्स सन ब्लॉक या सीसी क्रीम जो है आपके सन ब्लॉक में 50 प्लस से तो काम मुमकिन ही नहीं है, तो मैं सीसी क्रीम जो है वो यूज करती हूँ और फाउंडेशन भी यूज करती हूँ। इसको समझ आ रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसलिए हाँ हाँ मैं वो समझ ये सन ब्लॉक जो है 2 मिनट के लिए ना हाँ मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं सीसी क्रीम जो है वो अपनी सन ब्लॉक पर ही लगाती हूँ। और सीएम भी जो है वो बहुत वो फाउंडेशन वाला मेकअप। अज़मा जी मुझे ये बताएं, आपकी पर्सनैलिटी जो है इट्स अ एलिगेंट पर्सनैलिटी और बहुत पोलाइट और सॉफ्ट सी हैं आप, लेकिन एक पॉलिटिशियन को बड़ा रिजिड होना होता है, स्टर्न होना होता है। तो वो एक ऑरा जो आपने रखा हुआ है फॉर द मैसेज एंड द पब्लिक, और फिर ये एक अलग सी पर्सनैलिटी है, तो वो कैसे आप मेंटेन करती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें चौधरी साहब भी और नईम भी इत्तफाकन इन्होंने मेरा वो शुरू का पीरियड देखा हुआ है, जब मैं भी इतनी सी और बिल्कुल यंग सी, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और बहुत डरी मैं भी उसी टाइप की लड़की थी। बट एक तो बहुत यंग थी जब मैं पॉलिटिक्स में आई,
तो मैंने ये फील किया कि मुझे सीरियस नहीं लिया जाता। मेरे अपने कलीग्स मेरे सिर पे प्यार दे रहे होते थे तो मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं भी MP हूँ, मेरे सिर पे प्यार दे रहे हैं और मुझे वो सीरियस नहीं लेते। दूसरा वो कहते हैं ना, क्योंकि आपको एक अपना स्टैंड जो है ना उसको स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे एग्रेसिव होना होता है। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तब हम मुशर्रफ का एरा जो है वो फेस कर रहे थे और उस वक्त एक एक अंदर का डेमोक्रेट, उसके अंदर एक वो था कि यार मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हमें एक डिक्टेटर के खिलाफ मैं लड़ी हूँ। तो ये मुझे बहुत एक वो लगता था फैसिनेटिंग कि मैं एक डिक्टेटर के खिलाफ लड़ी हूँ। और फिर अब उसके बाद पिछले 10 साल में जो गंद आया, जो एक बदतमीज़ी और वाहियाती का जो एक वो कल्चर था कि बड़ी बड़ी लंबी ज़बानों वालों के साथ आपको मुकाबला करना पड़ता था, तो मुझे मेरे अंदर ना, मैं खुद यकीन माने समटाइम मैं कहती हूँ यार मैं ऐसी तो नहीं थी, ये मैं क्या बन गई हूँ, मुझे क्या बना दिया गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप मीडिया पे बैठे हैं तो आपके एक हाथ पे, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके ख़ानदान की इज़्ज़त होती है, दूसरे हाथ पे आपकी पार्टी की इज़्ज़त है। अब मैं अब डिफेंसिव होकर घर नहीं आ सकती हूँ वापस। मेरी पार्टी के लोग जो है वो अफोर्ड नहीं करते और अगर मुझे गाली दी जा रही है या मेरी फैमिली को, तो फिर मैं वो सुन के भी घर नहीं आ सकती। मैं उन अच्छे बच्चों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि एक इधर भी मारना, तो वो कोई एक इधर मारे ना तो फिर मैं मतलब 2 टिका के आती हूँ। भाई साहब, आपने देखा है अज़मा बुखारी का सारा दौर और सारी स्ट्रगल, आप किस तरह देखते हैं वो बिगिनिंग या दिन, और वो जो है वो एक तहरीकें भी और गिरफ्तारियां भी और वो वाला मुश्किल दौर भी, मार्शल लॉ के अदवार भी, और इनकी जो जॉब है वो सब अच्छा दिखाना है। क्या सब अच्छा दिखाना जो है वो कामयाबी की ज़मानत है किसी हुकूमत की? नहीं मनीफ, असल में एक जो पॉलिटिकल जिद्दोजहद होती है ना, वो एक पॉलिटिकल वर्कर ही जानता है उसको कितनी बैशिंग, कितनी मुश्किलात और इंटरनल साजिशों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ आज वो यहाँ पे पहुँच गई है ना, ये अल्लाह ताला ने उन्हें उसका रिवॉर्ड दिया है। सियासी जमातों में एक्नॉलेजमेंट और रिकग्नाइजेशन ही सब कुछ होता है, बाकी ये ओहदे मैटर नहीं करते। लेकिन ये जिद्दोजहद की रिकग्नाइजेशन होती है। ये तो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम 24 करोड़ अवाम ओहदे को शायद प्राइड समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल जमातों की जिम्मेदारी है कि वो अपने रियल वर्कर्स को रिकग्नाइज करें। ये ओहदा रिकग्नाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन ये रिकग्नाइजेशन है। ये तो आपको जवाब मेरा ख्याल है उनकी जिम्मेदारी के साथ मिल जाना चाहिए। बाकी अच्छा स्पोक्स पर्सन वो होता है जो अपनी जमात, अपनी हुकूमत की कामयाबी के लिए बाकायदा काम करे, सिर्फ प्रेजेंटेशन का काम ना करे। जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो उन्हें अपनी लीडर के साथ डिस्कस करने चाहिए, लेकिन आप लोगों के साथ और दुनिया के साथ उन्हें अच्छे की खबर ज़रूर देनी चाहिए कि अच्छा होने वाला है, अच्छा हो रहा है। तो अगर कहीं मुश्किल वक्त आ जाए तो उसका सामना करने के लिए भी स्पोक्स पर्सन ही पहला टीयर होता है किसी भी मुश्किल के लिए, तो उन्हें फेस करना होता है, वो लेके ही चलना होता है। बिल्कुल। इसमें मैं सिर्फ एक लाइन ऐड कर दूं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमी की हालत है, जो पाकिस्तान की हालत है, इसमें आम आदमी को होप देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये फैक्ट भी है। देखिए, मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जो आलमी मालियाती इदारे हैं, अभी कल हमारी रेटिंग बेहतर हुई है, सो हम ऑन ट्रैक हैं। और ये हमें ये जो मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक का भी हुक्म है, मुश्किल के बाद आसानी है, सो आसानी आएगी इंशाल्लाह। और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से वो बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या करना है, महंगाई से लेकर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तक उनका विजन बड़ा क्लियर है। और वो आज भी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे में किसी ने कभी नहीं बनाई। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है वो पता होता ये था कि अभी यहाँ पे रमज़ान में जो है वो इधर से भी इस महकमे से 4-10 बंदे ले लिए, इस महकमे से उन्हें कहा जाओ भाई कीमतों की इम्प्लीमेंटेशन करा के आओ। उनको कख पता नहीं होता था, जाता भी कोई नहीं था, अपने मुलाजम को भेज दिया हाजिरी लगाने के लिए कि जी हम। अब एक बाकायदा तौर पर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होगी 24/7 12 महीने, उसका एक काम है कि उसने हर तरह की जो प्राइस है कंट्रोल, उसके ऊपर नज़र रखनी है, प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे। ये जो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, कभी खाद शॉर्ट हो गई, कभी जो है वो आटा स्टोर होना शुरू हो गया, कभी तो ये तमाम चीज़ों को ये इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो आम आदमी की प्रॉब्लम से हम अवेयर हैं। ये एक जो इम्प्रेशन होता है ना कि सियासतदान शायद इम्यून है,
उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी, हम भी आम लोग हैं, हमें भी वो प्रॉब्लम्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की। सॉरी, योर ओपिनियन, आपने बात तो बिल्कुल बेहतरीन की है, लेकिन मैं चाहूंगी कि कॉफी विद समा में जरा आपकी पॉलिटिकल लाइफ से थोड़ा पीछे चलते हैं और आपके बचपन की ये कल्प्रिट आपके बचपन की तरफ जाते हैं। ओके, शेखपुरा में आपने अपना बचपन गुजारा, तो ये बताएं कि तब का जमाना और आपके जमाने में कैसा फर्क है? तब के बच्चे, मतलब तब हम कह सकते हैं कि मेरे अपने बच्चों में और मुझ में बहुत ज्यादा। आपका कैसा बचपन गुजरा? बहुत इनोसेंट था, हम बहुत इनोसेंट बच्चे थे। हम शायद वो गैजेट्स वाले बच्चे नहीं थे, हम शायद वो बहुत एक्सपोजर वाले बच्चे नहीं थे, हम बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड टाइप बच्चे थे। हमें हमारा एक्सपोजर बहुत अच्छा था कि थोड़ा था। ये जो आजकल ओवर एक्सपोजर है ना बच्चों के लिए, ये एक अजाब है। बच्चों की इनोसेंस खत्म हो गई है और एक बदतमीजी और ब्लंटनेस में कोई फर्क नहीं रह गया। हमारे माँ बाप थे और हम अपने माँ बाप की आईब्रोज के साथ चलते होते थे। हमें समझ आ रही होती थी कि हमारी माँ क्या कह रही है। अगर हमारी माँ की आईब्रोज से पता चलता था कि हमें अभी बैठना है और मेहमानों के पास, और अभी पता चल जाता था कि अब हमें उठ के चले जाना है। अब आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते। अब आप उनको बच्चों को कहेंगे ना तो फौरन पूछ लेंगे कि व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। आप सही कह रही हैं। आप शरारती थी बचपन में? मैं बहुत शरारती थी। डांट पड़ी, कभी मार पड़ी? नहीं, मारा मुझे किसी ने कभी नहीं। डांट पड़ती? अलग डांट भी मुझे अलाउड नहीं था। मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टेड किस्म का चाइल्ड था, बिकॉज पहली थी अपनी फैमिली में। अपने वालिद साहब की भी, बिकॉज वो बड़े थे तो उसके बाद मैं बड़ी, तो एक जनरेशन ही नई मुझसे शुरू हो रही थी। तो मेरे दादा, मेरी दादी वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थे मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स को भी मुझे डांटने की इजाज़त नहीं थी।